नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। सोमवार का दिन, नए हफ्ते की शुरुआत और भारतीय बाजारों में जोश देखने को मिला। खरीदारी के साथ सिलसिला शुरू हुआ इस हफ्ते का तेजी की तरफ। 17,642 के लेवल्स इस समय निफ्टी में 100.2 पर है। निफ्टी बैंक पर भी अगर आप ध्यान दें तो 335 अंकों का उछाल, यानी कि निफ्टी बैंक आज के दिन कर रहा है आउट परफॉर्म क्लियरली। मिड कैप इंडेक्स में भी 67 अंकों तक का इजाफा देखने को मिला है। बैंकों में निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और आपको साफ दिखाई देगा कि निजी बैंकों के साथ साथ सरकारी बैंकों का योगदान है इस तेजी के पीछे। निजी बैंकों में एचडीएफसी, एक्सिस, इंडसइंड जैसे स्टॉक्स हैं जिनमें खरीदारी जमकर हुई है। दूसरी तरफ सरकारी बैंकों में एसबीआई तो है ही, लेकिन एसबीआई के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा जैसे स्टॉक्स भी हैं जिनमें तेजी बनी है। आज टेक्नोलॉजी कंपनियों में भी एक पुल बैक देखने को मिला है। अब देखिए डे लो क्या था निफ्टी का और निफ्टी बैंक का। डे लो से बहुत तगड़ी रिकवरी और पिछले हफ्ते लगभग 6% के करेक्शन के बाद आज निफ्टी आईटी में हम देख रहे हैं रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। टेक्नोलॉजी में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे ट्रेड्स हैं जिन्होंने दरअसल आज मूड तेजी की तरफ रखा है। तो ये है फिलहाल मार्केट का हाल। ऑयल एंड गैस हो, कुछ चुनिंदा ऑटो कंपनियां हो, उनमें खरीदारी जरूर बनती दिखाई दी है। क्या नहीं चला है तो सिप्ला जैसा ट्रेड, मेटल्स में टाटा स्टील जैसा ट्रेड, और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग ट्रेड बन रहा है सीमेंट कंपनियों में, जिसमें अंबुजा, एसीसी, इंडिया सीमेंट एक तरफ तो दूसरी तरफ है अल्ट्राटेक, जहां पर मुनाफा वसूली हावी है। ये फिलहाल मार्केट की ताज़ा तस्वीर है। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? इस हफ्ते जो 3 जानकार हमारा साथ दे रहे हैं वो मार्केट को कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि मार्केट के लिए हफ्ता अहम है। याद रखिएगा, कल शाम को फेडरल रिजर्व की 2 दिनों की बैठक शुरू होगी और वहां पर तय किया जाएगा कि अमेरिका में ब्याज दरों में और कितना इजाफा आएगा। इस समय तक तो जो भी आकलन है 75 से 100 बेसिस पॉइंट के इजाफे की ही बात हो रही है। वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आगे मार्केट के मोमेंटम और ओवरऑल मूड माहौल को लेकर। तो उस पर नजरें। और उससे पहले आज के दिन भारतीय बाजारों की चाल मजबूत है। निर्मल भंग के विकास सालोंकी हमारे साथ है, अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल और इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़, ये तीनों हमारा साथ दे रहे हैं आज के दिन। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। और खिलाड़ी नंबर 1 में पहले निफ्टी पर आपकी राय, और सिर्फ आज के लिए नहीं, इस हफ्ते का अगर कुछ आकलन है तो बताइए, क्योंकि हम एक बड़े ग्लोबल इवेंट में उतर रहे होंगे कल परसों। ऐसे में ये जो तेजी आज दिख रही है वो कितनी टिकाऊ है? विकास, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है, यहाँ पे ऊपर में एक ओवरबॉट जोन में गया था तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग और एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने मिली थी। एक पुलबैक रैली यहाँ से आज और कल के सेशन में देखने मिल सकती है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो टुवर्ड्स एक्सपायरी वापस ऊपर की रेंज में एक वापस प्रेशर बिल्ड होते देखने मिलेगा। 17,870, 17,900 ऊपर की जो रेंज है वहां तक वापस एक पुलबैक रैली कर सकता है मार्केट। नीचे में जब तक 17,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो जो साउंड है वो पॉजिटिव साइड रह सकता है। लेकिन 17,500 अगर ब्रेक होता है आगे के कुछ दिनों में तो वहां से जो प्रेशर है वो बिल्ड होते देखने मिलेगा। हमारी राय है कि एक पुलबैक रैली यहाँ पे 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकते हैं। उसके बाद वापस एक मार्केट में प्रेशर बिल्ड होते देखने मिलेगा। ग्लोबल इवेंट भी देखने मिल सकता है, उसके बाद में भी यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होते देखने मिलेगा। आज का और कल के दिन में मुझे लगता है थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकता है मार्केट में। पॉजिटिव रुझान इस समय तेजी की तरफ, और 17,800, 900 को फिर से हम रीटेस्ट कर सकते हैं। जब तक 17,500 के ऊपर है तब तक स्थिति तेजी में बनी रहेगी। पंकज, आपकी भी अप्रोच यही है क्या? गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग पैनल। मैं जो देख रहा हूँ वो अभी 17,500 पे लगभग 68 लाख के पुट राइटर खड़े हुए हैं और 18,000 पर लगभग 77 लाख के पुट कॉल राइटर खड़े हुए हैं। तो एक टग ऑफ वॉर रहेगा अभी, और जब तक ये 17,510 की लेवल कन्विंसिंगली तोड़ेगा नहीं, मार्केट के अंदर एक निगेटिव मूवमेंट लग नहीं रहा है। क्योंकि अब यूएस का एक बड़ा इवेंट है तो वो हिसाब से मेरे को लगता है कि बैंकिंग के अंदर थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम लोगों को देखने मिल सकती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन, लेकिन 17,510 वो एक लक्ष्मण रेखा है मार्केट के लिए। देखते हैं उसको रिस्पेक्ट करता है या नहीं बाजार। रत्नेश, आपकी रणनीति? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऐसा लगता है कि मार्केट में आज के दिन के लिए जो करेक्शन होना था वो हमको लगता है कि ऐसा करेक्शन पूरा हो चुका है, क्योंकि 17,450, 17,400
एक काफ़ी अच्छा और एक अहम सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से ज़रूर एक बाउंस बैक देखने को हमको मिल सकता है, जो कि 17,800 17,850 तक लेके जा सकता है। पर ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन ज़रूर बना रहेगा इस पूरे हफ्ते, और बड़ी तेज़ी या बड़ी मंदी हमको इवेंट के पहले तो नहीं देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़रूर बना रह सकता है। स्पेशली कुछ स्पेसिफिक मिड कैप स्टॉक्स में हमको एक अच्छा थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अभी भी हमारी खरीदारी की राय बाय ऑन डिप्स के ऊपर जारी रहेगी, और अगर 17,400 17,450 वापिस से आता है, तो वहाँ पे वापिस से दर्शकों को खरीदी करना चाहिए, जो 17,800 17,900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, 17,800 900 की तरफ ही पुल बैक का भरोसा यहाँ पर रत्नेश को भी है। चलिए अब ट्रेड्स खोलना शुरू करते हैं। रत्नेश, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? मेरा शो में आते-आते थोड़ा-सा स्टॉक ज़रूर बढ़ चुका है, पर मुझे अभी भी भरोसा है कि इसमें एक अच्छी तेज़ी करेक्शन के बाद में हमको देखने को मिली है आज, और इसमें एक ऑल टाइम हाई ये ब्रेक करने जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है एस्कॉर्ट में खरीदी की राय मेरा पहला स्टॉक रहेगा, जो 2020 के स्टॉप लॉस से 2300 तक के टारगेट के लिए मैं एस्कॉर्ट को बाय करना चाहूँगा। स्कॉट्स तेजी वाला खिलाड़ी है। 2300 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी करने का। 7% वैसे भाग चुका है का ओवरप्ले देखने को मिला है स्टॉक में, लेकिन तेजी की पोजीशंस आप अभी भी ले सकते हैं। 2020 पर स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। यह है वो पहला ट्रेड। पंकज, आप किसके साथ शुरुआत करेंगे? मैं अदानी पोर्ट्स के साथ में मेरी शुरुआत करना चाहूंगा। मेरा भी रुझान तेजी की ओर है। 965 की रेंज में 65 66 की रेंज में अदानी पोर्ट्स को बाय करना है। 935 का स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा इसका 1,045 रुपए और 1,070 रुपए। तो 1,045 का पहला टारगेट रहेगा। ठीक है। 1,045 का पहला टारगेट लेते हैं। तेजी की तरफ का ये ट्रेड आपके लिए साफ दिख रहा है। 935 का स्टॉप लॉस लगाना है। अदानी पोर्ट आज 3% वैसे ही भाग चुका है। मोमेंटम है स्टॉक में, तो 1045 और 1070 के टारगेट के लिए मौका पंकज दे रहे हैं। विकास, शुरुआत आप किससे करेंगे? मैं आरसीएफ से करूंगा। मुझे आरसीएफ का चार्ट यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है। अगर वीकली चार्ट की बात करूं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे कैरी होते हुए देखने मिल रहा है, और जिस हिसाब से लास्ट कुछ दिनों में काउंटर 100 के ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, उसके बाद एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिल रही है। लास्ट 2-3 वीक में यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहा है। तो आरसीएफ मेरा पहला रहेगा। 105 के ऊपर बाय करना चाहिए। 101 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, और 120 का टारगेट यहाँ पे आते होते देखने मिल सकते हैं। तो ये काउंटर मुझे लगता है 1 से 2 में भी, ये पूरे वीक में भी अगर इसको कैरी करोगे तो एक अच्छा रुझान इस काउंटर में देखने मिल सकता है। तो 105 के ऊपर बाय, 120 का टारगेट और 101 का स्टॉप लॉस। 101 का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट। और ये है बात आरसीएफ की। तेजी का ट्रेड इस समय आप तुरंत प्रभाव से लें। खरीदारी है स्टॉक में और मोमेंटम आगे और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये पोस्ट मॉनसून, दरअसल आरसीएफ मॉनसून के दौरान ही फर्टिलाइजर कंपनियां, ट्रैक्टर शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली कि डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी इन प्रोडक्ट्स की, एक शानदार मॉनसून के मद्देनजर। विकास, लगे हाथ दूसरा ट्रेड भी देंगे? दूसरा मेरा बैंक में रहेगा, जो स्मॉल कैप बैंक में है, सीएसबी बैंक। सीएसबी बैंक में हमने नोटिस किया है कि जिस हिसाब से लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में इसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट आया था और एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, नीचे में 230 की रेंज में अटक रहा था। आज ये 239 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 239 के ऊपर बाय करना चाहिए। ऊपर में 272 का टारगेट इस काउंटर में आते हुए देखने मिलेगा। नीचे में स्टॉप लॉस जो रहेगा, जो ब्रेकआउट पॉइंट था 232 का, तो 232 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। 270 का टारगेट और 239 के ऊपर बाइंग करना है। 229 के ऊपर आप 39 के ऊपर खरीदारी करके चले। 272 टारगेट के तौर पर काम करेगा और 232 स्टॉप लॉस है। कैथलिक सीरियन बैंक की बात हो रही है। मोमेंटम लौट रहा है काउंटर में काफी दिनों बाद। दरअसल जब भी गोल्ड की प्राइसेस में दबाव आने लगता है, ये सीएसबी गोल्ड लोन वाली कंपनियों में प्रेशर आता है, लेकिन आज ये स्टॉक थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है 5-5.5 रुपए की बढ़त पर। पंकज, बताइए अदानी पोर्ट के साथ क्या आएगा? मेरा आज का जो दूसरा पिक रहेगा वो है मेरा मेट्रो ब्रांड। 816 में इसका बाइंग कंफर्मेशन लेना है, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 788 का, जबकि इसका टारगेट 930 और 960 के लिए हम लोग प्ले करेंगे इसको। सिर्फ 960 के बीच। चार्ट पर आप एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे हैं? वॉल्यूम पिकअप तो हमने देखा पिछले हफ्ते से ही होना शुरू हुआ था। जी मैम।
तो वॉल्यूम पिकअप और प्राइस एक्शन दोनों देखने को मिल रहे हैं। 788 के टारगेट के स्टॉप लॉस के साथ इसमें तेजी करें। जो टारगेट रहेगा वो 930 का रहेगा, यानी मौजूदा भाव से करीब 110 रुपए की बढ़त की गुंजाइश है। स्टॉक भाग चुका है 5% ऊपर, और जैसे जैसे त्योहार करीब आएंगे इन स्टॉक्स में और भी जोर आने की उम्मीद है, क्योंकि वो फेस्टिव बाइंग आना शुरू हो जाती है, डिमांड बढ़ने लगती है। तो मेट्रो पर इस समय एक तेजी वाला ट्रेड। रत्नेश बताइए, आपका अगला ट्रेड क्या रहेगा? मेरे भी रडार पे मेट्रो वन आया था एक्चुअली, पर अब मैं इसको चेंज करता हूँ और मैं पूना वाला के साथ जाना चाहूँगा। एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद में जैसा हमको लास्ट फ्राइडे के दिन एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला था और अब आज भी उसको फॉलोअप मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 300 रुपए के स्टॉप लॉस है, इसमें 380 तक के टारगेट के लिए पूना वालों को खरीदना चाहिए। तो ये फिलहाल पूना वाला फिनकॉप में मोमेंटम तेजी वाला 4% ऊपर। मुझे याद है पिछले हफ्ते भी दरअसल इसका जिक्र हुआ था, और ये एक स्टॉक है जो कुछ टेक्निकल जानकारों के रडार पर हमेशा रहता है। धीरे धीरे करके यहाँ पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। 380 के टारगेट के लिए मौका और 300 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड। अगले ट्रेड्स भी क्या इस समय ले लें कि ब्रेक का वक्त हो रहा है? डायरेक्टर साहब बताएं। चलिए एक एक ट्रेड आपका ले लेते हैं, फिर जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है। तो रत्नेश, फिर आपका तीसरा ट्रेड बताइएगा। तीसरे स्टॉक में मजडॉक के साथ जाना चाहूंगा। मजडॉक में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला रैली के बाद में पिछले हफ्ते, और आज फिर से एक अच्छा वॉल्यूम के साथ में उसमें मोमेंटम आ रहा है जो कि अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है मजडॉक में तेजी करना चाहिए। 410 के स्टॉप लॉस से 500 रुपए तक के टारगेट के लिए मजडॉक में बाय करना चाहूंगा। 510 के टारगेट के लिए एक मौका आपको दिख रहा है और यहाँ पर तेजी की पोजीशन लेकर चले। डिफेंस कंपनियों में फिर से जोश है। आज खबर जो थी वो दरअसल आर्मी से जुड़े हुए कंपनियों की थी। दरअसल सेना ने एक इमरजेंसी लिस्ट निकाली है कुछ प्रोडक्ट्स की जो वो खरीदना चाहते, तुरंत प्रभाव से प्रोक्योर करना चाहते हैं, जिसमें एंटी ड्रोन, गन्स, मिसाइल्स, ये सब शामिल है। तो उसका कुछ असर BEL, BDL जैसे प्लेस पर दिखा, लेकिन मजगांव डॉक भी इस बीच भागता हुआ करीब 6% ऊपर 456 के आसपास है। तो 500 तक जाने की संभावना है यहाँ पर। 410 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। पंकज, आप अगला ट्रेड क्या जोड़ने वाले हैं? मैं अभी HAL के अंदर सेल कॉल जोड़ना चाहूंगा। चार्ट्स के ऊपर 2466 2467 का भी भाव चल रहा है। मेरा मानना है कि 2503 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में इसको सेल करना है। 2400 रुपए का पहला टारगेट और 2370 रुपए का दूसरा टारगेट, इस टारगेट के लिए अपने को काम करना है। आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को शॉर्ट करने की बात कर रहे हैं? जी जी मैम। ओके, तो पहला टारगेट 1900 रखूं मैं? सॉरी, आपके टारगेट दोहराएंगे प्लीज? टारगेट स्टॉप लॉस दोहराइए प्लीज। 2390 रुपए का टारगेट के लिए 2500 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ में इसको शॉर्ट करना है। 2390, ओके ठीक है। तो ये फिलहाल आपके लिए टारगेट रहेगा, लेकिन याद रखिएगा शॉर्ट का ट्रेड है। विकास, मैं आपके पास आऊंगी आपके तीसरे ट्रेड के लिए, लेकिन इस बीच फोकस लॉजिस्टिक कंपनियों पर आज है। याद रखिएगा CNBC आवाज पिछले हफ्ते से आपको बता रहा है कि भारत में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान होगा, और उसका ऐलान दरअसल इस सैटरडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब इसके क्या फायदे रहेंगे, इंडस्ट्री को क्या इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और लॉजिस्टिक सेक्टर में तेजी आने से ओवरऑल इकोनॉमी के लिए तस्वीर कितनी और बेहतर बनती हुई दिखाई देगी, ये समझना जरूरी है। और इसी पर बातचीत करेंगे दरअसल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमृतलाल मीना से मेरे सहयोगी और CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, धन्यवाद हर्षदा। दरअसल सरकार ने काफ़ी महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखते हुए लॉजिस्टिक पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, और इस लॉजिस्टिक पॉलिसी को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्पेशल सेक्रेटरी अमृतलाल मीना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीना साहब नमस्कार। सबसे पहले आपको बधाई हो, काफ़ी लंबे समय की कड़ी मेहनत के बाद ये पॉलिसी सामने आती हुई दिख रही है। मेरा पहला सवाल ये होगा कि इस पॉलिसी में जो टारगेट रखा गया है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए, वो टारगेट पूरा करना एक तय समय सीमा में कितना मुमकिन हो पाएगा? इसमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस कहां आपको दिख रहे हैं?
धन्यवाद लक्ष्मण जी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पॉलिसी को लॉन्च करने के क्रम में ये हाईलाइट किया है कि पॉलिसी प्लस परफॉर्मेंस इज इक्वल टू प्रोग्रेस। तो इस पॉलिसी को बनाते समय हम लोगों ने व्यापक कंसल्टेशन करके एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान बनाया है, जिसके अंतर्गत डिफरेंट एक्शन आइटम्स है और उन सब एक्शन आइटम्स पर काम किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप पॉलिसी के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक कॉस्ट को एट पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लाना और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को देश की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स टॉप 25 इकोनॉमीज में लाना, ये लक्ष्य रखा गया है। तो कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान के माध्यम से उसकी सुनिश्चित किया जाएगा और जिस तरह की तैयारी और जिस तरह की योजना बनाई गई है, सभी संबंधित विभागों ने मिलकर के एक समन्वित कार्य योजना जो बनाई है, उससे निश्चित ही उन लक्ष्यों की पूर्ति हो सकेगी। मीना साहब, इसमें मेरा सवाल यह है कि जो पॉलिसी की घोषणा की गई उसमें जो बातें की गई, जैसे यूलिप जिसको हम कहते हैं यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, आईडीएस इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम, ये सारी चीज़ों से ऐसा लग रहा था कि अलग अलग डेटा को इंटीग्रेट करना, अलग अलग प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करना, ये इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन लॉजिस्टिक एक ऐसा सेक्टर है जिसके बॉटलनेक्स या कहें चैलेंजेस ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा होते हैं। चाहे सड़क की बात करें, चाहे हम रेलवे की बात करें, वहां पे ढुलाई का समय ज्यादा लगता है, स्पीड काफी कम होता है। तो इन सब को कैसे दूर करेंगे? देखिए, लॉजिस्टिक्स में जो भी 4 प्रमुख कंपोनेंट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, सिस्टम प्रोसेस इंक्लूडिंग डिजिटाइजेशन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन चारों प्रमुख कंपोनेंट पर एक्शन प्लान में एक्शन आइटम्स निहित है। आपने यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म की बात करी थी, तो यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म मल्टी मोडल डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसमें लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए सभी विभागों के जो वर्तमान में अलग अलग सिस्टम्स बने हुए हैं, उन सब सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया गया है और कोई भी लॉजिस्टिक्स कंपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप अपना जो ERP रिक्वायरमेंट है उसके तहत API बेस्ड डेटा प्राप्त कर सकेगी और अपने सॉल्यूशंस बना सकेगी। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उनका जो टाइम लगता है प्रोसेसेस में, डॉक्यूमेंटेशंस में, उसमें कमी आएगी। उदाहरण के तौर पर यदि मैं एक छोटे उदाहरण से आपको समझाऊं कि कोई एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो मान लिया किसी ट्रांसपोर्टर से 100 ट्रक एंगेज करती है, तो उसको इन सभी 100 ट्रकों में ड्राइवर के क्रेडेंशियल जानने के लिए वाहन जो सिस्टम है MORTH का, उसमें एक एक करके डेटा का सत्यापन करना पड़ता, सारथी जो सिस्टम है उससे एक एक डेटा का सत्यापन करना पड़ता है। व्हीकल के बारे में, व्हीकल कंप्लायंट है कि नहीं, उसके लिए वाहन सिस्टम से सत्यापन करना पड़ता है। लेकिन ये इंटीग्रेशन हो जाने के फलस्वरूप वाहन और सारथी के डेटा से जैसे ही 100 ट्रक का एक्सेल सीट व्हीकल नंबर डाला जाएगा और ड्राइवर का डिटेल एक्सेल शीट में डाला जाएगा, तो सेकंड्स में ही यूलिप के माध्यम से वह कंपनी इन 100 ड्राइवर और 100 ट्रकों के बारे में जांच कर सकेगी, पा सकेगी कि किसका लाइसेंस वैलिड है, किस वाहन का इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है एंड सो ऑन। तो ये एक छोटा उदाहरण है। तो इस तरह के अनेकों असंख्य उदाहरण है जिससे लॉजिस्टिक्स कंपनियां इस डिजिटाइजेशन के इंटीग्रेशन का लाभ उठा सकेंगी और उनकी कॉस्ट में बचत होगी, समय में बचत होगी और इसका प्रभाव उनकी एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी पर निश्चित पड़ेगा। इस पूरी पॉलिसी में कहीं पे इंसेंटिव जैसी बातें नहीं देखने को मिली, लेकिन जैसा कि हमने देखा था, आपको शायद पता ही होगा कि आंध्र प्रदेश ने स्टैंप ड्यूटी में पूरी तरह से रिम्बर्समेंट का ऐलान किया था, असम ने कुछ इंसेंटिव देने की बात की है, लेकिन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में ऐसा कुछ इंसेंटिव नहीं है। क्या अलग से कोई विचार चल रहा है इंसेंटिव देने का, या फिर कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे? चूंकि टारगेट बहुत बड़ा रखा आप लोगों ने, लक्ष्य भी इतना आसान नहीं होगा। देखिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट को प्रभावित करने वाले जितने फैक्टर्स हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत
सारे इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग देश की लॉजिस्टिक एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो जरूरी प्रोजेक्ट्स है उसको टॉप प्रायोरिटी पर आइडेंटिफाई करके तेजी से कार्यान्वयन कर रहे हैं। उसकी प्लानिंग को सुगम बनाया गया है, फास्ट बनाया गया है और प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत तेजी आई है एक साथ मिलकर काम करने की व्यवस्था के फलस्वरूप। तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है और जो लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च हुई है उससे जितना भी सिस्टम है, प्रोसेसेस है, उसका एक्शन आइटम पर काम हो रहा है। तो मिलाकर के जितने घटक है जिसके माध्यम से कॉस्ट में कमी और एफिशिएंसी एनहांसमेंट अपेक्षित है वो हो रहा है। रही बात स्टेट स्पेसिफिक इंसेंटिव, लेकिन इंसेंटिव नहीं देंगे। पॉलिसी में ये प्रावधान है कि नहीं, इस पॉलिसी में ये प्रावधान है कि सभी राज्य को ये अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपनी अपनी स्टेट लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाएं ताकि स्टेट लेवल पर भी लॉजिस्टिक्स फोकस में आए। 14 राज्यों ने अपनी अपनी पॉलिसी बनाकर नोटिफाई कर दी है, बाकी राज्य डिफरेंट स्टेजेस में है। तो जो विषय राज्य सरकार के क्षेत्र में है उसमें राज्य सरकार उचित निर्णय ले रही है, लेकिन इस पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी में जो एक्शन आइटम्स पर केंद्र स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है उसके सारे प्रावधान किए गए हैं। एक आखिरी सवाल कि आपने कहा कई राज्यों ने इसमें सहमति दे दी है, लेकिन 13 राज्य, जहां तक कि मुझे जानकारी है, 12 से 13 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी लॉजिस्टिक पॉलिसी को लागू नहीं किया, फिर ऐलान नहीं किया है। ये कितना बड़ा चैलेंज होगा कि राज्य में अगर लॉजिस्टिक पॉलिसी नहीं है तो नेशनल लेवल पे पॉलिसी का बहुत ज्यादा मायने नहीं रह जाता है। देखिए, ये इसको इस तरह से आप देखिए कि पिछले एक वर्ष में जब से पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च हुआ है उसके बाद से राज्यों को भी लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनानी है, इस पर फोकस हुआ है। और इस वर्ष में पिछले 7-8 महीने के अंतर्गत आपको 14 राज्यों ने नोटिफाई कर दी, 13 ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया जो उनके सक्षम स्तर की स्वीकृति की प्रक्रिया में है। बाकी राज्यों को भी जानकारी दी गई है, बाकी राज्य भी काम करेंगे। तो निश्चित ये बड़ी उपलब्धि है कि इतने अल्प समय में अधिकांश राज्यों ने अपनी पॉलिसी बना ली या बना रहे हैं और बाकी राज्य काम कर रहे हैं। तो ये बहुत तेजी से किया हुआ काम मैं कहूँगा और लॉजिस्टिक फोकस स्टेट लेवल पर भी आया है, जिसके फलस्वरूप केंद्र सरकार के विभाग और राज्य सरकारें मिलकर के लॉजिस्टिक से संबंधित सारे कामों में एफिशिएंसी आएगी, तो सेक्टर की प्रगति को गति मिलेगी और जो टारगेट्स है, कॉस्ट कम करना, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस बढ़ाना, सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस में योगदान बढ़ाना, इसकी निश्चित ही उपलब्धि हो सकेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के लिए वक्त निकालने के लिए, और मेरी शुभकामनाएं कि जिस पॉलिसी को आपने बनाया और ज़मीन पर उतरे और लॉजिस्टिक कॉस्ट में अच्छी खासी कटौती देखने को मिले। वापस चलते हैं स्टूडियो। शुक्रिया लक्ष्मण। ऑफ कोर्स पूरा लॉजिस्टिक पैक इनफैक्ट इस पॉलिसी के डिटेल का इंतजार कर रहा था पिछले हफ्ते तक, और आज जो डिटेल्स आपने हमारे समक्ष भी रखे हैं। ऐतिहासिक पॉलिसी और इसका असर ऑफ कोर्स हम देखेंगे आने वाले समय में, जरूर दिखाई देगा। लेंगे एक ब्रेक इस मोर्चे पर, अब लौटेंगे, विकास का एक ट्रेड बचा है और ओवरऑल रिकैप भी लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का। बने रहें सीएनबीसी आवाज़ के साथ।